बैठक हुई। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में देश भर के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल हुए। बैठक राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में आयोजित की गई। नीति आयोग की नवी गवर्निंग काउंसिल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 2047 में विकसित भारत हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि वे सीधे लोगों से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में नीति आयोग की पहली बैठक में पक्ष और विपक्ष के बीच काफी तल्खियां देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक में शामिल होने पहुंची सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप दिया। हालात ये हो गए कि ममता बीच में ही बैठक छोड़कर बाहर निकल आई। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें मौके पर बोलने नहीं दिया गया और 5 मिनट में ही स्टॉप कर दिया गया। टीएमसी प्रमुख ने इस घटना को पश्चिम बंगाल का अपमान बताया है। I am only attending. You should be happy for that. Instead of that, you are giving more scope to your party, your government, and you only me on behalf of opposition. Only I am there, and you stop my mic. আপনি আমার মাইক বন্ধ করে দিচ্ছেন। আপনাদের এই বঞ্চনা আমি মানি না, তাই মনে রাখবেন আমি চলে যাব। ये बंगाल का भी इंसल्ट है, ये आपका इंसल्ट नहीं है, सब रीजनल पार्टी का इंसल्ट है। तो नीति आयोग बनाया गया है तो किस तरीके से बीजेपी का पॉलिटिकल इंटरेस्ट सर्व करने के लिए काम करता है और ये भी सबूत हो गया किस तरीके से ये नया एनडीए गवर्नमेंट अभी भी किस तरीके से अपोजिशन का वॉइस को थ्रोटल करता है, गैग करता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्पॉइल करता है। बंगाल का 3 बार चुने गए मुख्यमंत्री जो 7 बार एमपी रहे, जो 4 बार सेंट्रल मिनिस्टर रहे, जो ओनली लेडी चीफ मिनिस्टर है, वो पूरा इंडिया अलायंस के बिहाफ में जब आप बजट में अपोजिशन रूल स्टेट को किस तरीके से डिप्राइव किया गया इसके बारे में जो बात कर रही थी, जब बंगाल को किस तरीके से डिप्राइव किया जा रहा है, किस तरीके से 1,75,80,000 करोड़ रुपया अभी भी रुक के रख गया, इसके बारे में जब बोलना शुरू किया, जब आधार बीजेपी रूल स्टेट का चीफ मिनिस्टर को ज़्यादा टाइम मिल रहा था, ममता बनर्जी जी को सिर्फ 5 मिनट को बोलने का मौका दिया गया, उसके बाद उसका माइक ऑफ कर दिया गया। इससे ज़्यादा ह्यूमिलिएशन और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए ममता बनर्जी जी ये कही है कि अभी फिर से दोबारा कोई ये नीति आयोग के मीटिंग में ममता बनर्जी नहीं जाएंगे। ये एक ब्रूटली मर्डर डेमोक्रेसी को किस तरीके से किया जाता है आज दोबारा देखने को मिला। हम लोग इसको स्ट्रांगली। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के आरोप पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल हुई। हम सभी ने उन्हें सुना। हर मुख्यमंत्री को अलॉट किया हुआ समय दिया गया जो हर टेबल पर लगी स्क्रीन पर दिख रहा था। उन्होंने मीडिया से कहा कि उनका माइक बंद कर दिया गया था। ये पूरी तरह से झूठ है। साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ममता बनर्जी जो कह रही हैं वो पूरी तरह से मिसलीडिंग है। उन्होंने खुद कहा कि वो जल्दी निकलना चाहती हैं, इसलिए उन्हें पहले बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। Honorable Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, was here attending the Niti Aayog meeting, which is being under the chairmanship of Honorable Prime Minister. We all heard her, even as she spoke. Every Chief Minister was given an allotted time, and that was displayed on the screen which was present before every table. We could see 2 tables would have a screen before us, and we could see before us the respective chief ministers speaking. So did we watch so many chief ministers speaking, as was Mamata Banerjee ji also speaking. But apparently she is now conveyed to the media or conveyed through the media that her mic was put off. That is completely false. Every chief minister was given their due time to speak. If they wanted an extra time, when the meeting which is being chaired by the Prime Minister, but the organizing of the meeting is being done by Senior Minister Shri Rajnath Singh, Raksha Mantri ji. At the end of the time of allotted time of the Chief Minister, Rajnath ji would tap on the mic, so it would go audibly. You will hear a tick noise. It has been done for all chief ministers, but it's unfortunate that the Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, has
claimed that as switching off her mic, which is not true. And it is unfortunate because we were quite happy that she participates in this meeting, puts both her case, speaks for West Bengal, and as she said in the meeting, she spoke for all the opposition. But even as she was doing it, and we were hearing, as per the procedure, if she is reminded that her time is over, even with the mic on, she could have requested that she's going to continue speaking like some other chief ministers did. She could have continued speaking as long as she wanted, like some chief ministers did. But she chose to use that as an excuse so that she can get out of the meeting. And after getting out of the meeting, for her to say that the mic was switched off is just so unfortunate. I wish Mamata Banerjee would please say the truth behind this rather than, again, build a narrative based on falsehood. लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे वापस जाना है, इसलिए मुझे पहले बोलने की परमिशन दी जाए मीटिंग। सो उनको 7वें स्पीकर के रूप में उनके आग्रह पर तुरंत बोलने की परमिशन दी। हर चीफ मिनिस्टर के बोलने का जो टाइम तय है, उन्होंने अपने लिए तय टाइम का पूरा उपयोग किया। उसके बाद में भी जो रिंग बजती है, जो सिस्टमेटिकली जो रिंग बजनी चाहिए, वो रिंग नहीं बजने दी और अपनी बात पूरी करके वो बाद में खड़ी हुई और खड़ी होकर के वहाँ से रवाना हो गई और बाहर जाकर के उन्होंने इस तरह का जो है आरोप लगाने की कोशिश। मुझे लगता है कि किसी संवैधानिक पद पर रहते हुए इतना बड़ा झूठ बोल करके देश में किसी क्षेत्र विशेष में इस तरह से अपने राजनीतिक लाभ के लिए सनसनी पैदा करना इस 75 साल के लोकतांत्रिक भारत में अनुचित तो है ही, अस्वीकार्य भी है और निंदनीय है। सर, मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा इसमें। उन्होंने ये भी कहा है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को 20 मिनट दिया गया, गोवा और असम के मुख्यमंत्री को 10 से 15 मिनट दिया गया, लेकिन उनको सिर्फ 2 मिनट बोलने दिया गया, उस बीच में माइक्रोफोन ऑफ कर दिया गया। जैसा मैंने आपसे कहा कि ये बिल्कुल झूठ है। उनका माइक बंद नहीं किया गया था, उनकी रिंग भी नहीं बजाई गई और उनको उल्टा अपने नंबर से पहले अकोमोडेट किया गया था। और वो, मुझे ऐसा लगता है कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए जानबूझ करके उन्होंने जल्दी आना है ऐसा करके, और उन्होंने पहले बोलने का जो है वो आग्रह किया। परमिशन देने के बाद में अपनी बात पूरी करके बाहर निकल करके इस विषय का, इस मीटिंग का राजनीतिकरण करने का काम किया है। मैं ये मानता हूँ कि नीति आयोग का वो प्लेटफॉर्म जो है बहुत मैक्रो लेवल पर इश्यूज को डिस्कस करके कैसे हम, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है कि हम सब मिलकर के टीम इंडिया के रूप में काम करते हुए देश को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ में काम करें, ये आचरण और व्यवहार जो है इस टीम इंडिया स्पिरिट को पंक्चर करने का प्रयास है, ऐसा मैं मानता हूं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने तो ममता बनर्जी पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा जो कुछ भी उन्होंने किया वो पहले से तय किया हुआ था। की बैठक में ममता बनर्जी जो कह रहे हैं, मुझे लगता है झूठ, ये सारे निहायत ही झूठ बोलते हैं। क्योंकि एक स्टेट की अगर कोई मुख्यमंत्री को इस तरीके की बोलने का मौका नहीं दिया जाता, बोलने की इजाजत नहीं दी जाती, ये मुझे ताज्जुब लगता है। और दूसरी बात यह है कि वहां क्या क्या होने वाला है, पहले से उन्होंने ममता बनर्जी इसका इजहार दे चुकी कि हम एक बुलाए हैं, हम जाना चाहते हैं, लेकिन वहां हमें बोलने को नहीं मिलेगा मौका। ये पहले जाने का पहले जो नौटंकी होते हैं ना, नौटंकी के सारे जो स्क्रिप्ट है बयान कर चुके थे, ममता जी कर चुकी थी, सारे बयान दे चुकी थी। पहले उनको जानकारी मिल चुकी होगी कि वहां जाके क्या क्या होगी या नहीं होगी, सारी जानकारी थी, वहां या कर सकती थी। मुझे लगता है जो आज जो देश में राहुल गांधी जी को लेकर जो बाबा हो रहे हैं, राहुल गांधी जी की इस तरीके की सारे हिंदुस्तान में विपक्ष की एक नेता की जो हैसियत से उन राहुल गांधी जी जिस तरह की प्रकट होते हैं और हिंदुस्तान के आम लोगों को राहुल गांधी जी के ऊपर जिस तरह की, उसमें
इनकी मन में जलन पैदा से कि ऐसा ही महिला किसी के अच्छा, उनके अलावा किसी का अच्छा देखने के लिए वो कभी मतलब नहीं मन बनाती है। तो राहुल गांधी जी की सारे हिंदुस्तान में अपने जो हमारा देश की जो सियासत, इस सियासत में जिस तरीके की उनकी मतलब प्राथमिकता दिए जाते हैं और जिस तरह की उनके लिए सारे देश में चर्चा हो रही है, इसमें ममता बनर्जी की शायद जलन थोड़ा जोड़ने से ज्यादा है। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए। इसको लेकर तरह तरह के कयास भी लगाए गए। हालांकि उनकी जगह राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए। वहीं जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे। मुख्यमंत्री पहले भी बैठक में शामिल नहीं हुए थे और बिहार का प्रतिनिधित्व तत्कालीन उप मुख्यमंत्री ने किया था। नीति आयोग एक महत्वपूर्ण संस्था है जो देश के समावेशी विकास का मानक तय करता है। राज्य अपने हित के बारे में, अपने सामाजिक और आर्थिक सवालों को मजबूती के साथ रखता है। तो नीति आयोग की बैठक में बिहार में के माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय और बिहार को ये गौरव प्राप्त है कि जनता दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन सिंह जी नीति आयोग की बैठक में भाग लेंगे, हमारे वरीय पदाधिकारी भाग लेंगे। तो बिहार को विशेष पैकेज मिला है और इस पैकेज में जो पात्रता हमारी है कि बिहार बेस्ट परफॉर्मर है इस देश के अंदर में, तो स्वाभाविक है हमारी उम्मीद अभी और बरकरार है कि भाई बिहार के हितों का ख्याल विशेष रूप से रखा जाएगा। और विपक्ष के कुछ एक राजनीतिक दल नीति आयोग की बैठक का भी बहिष्कार कर रहे हैं। ईर्ष्या द्वेष की बुनियाद पर जनता के हितों की बलि नहीं दी जा सकती है। सवाल ममता दीदी से है कि ममता दीदी जी, आप पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। मैंने मीडिया में सुना कि आपने यह कहा कि योजना आयोग को बहाल किया जाए। तो जब योजना आयोग कांग्रेस ने बनाया था तो उस कांग्रेस को तो आपने पश्चिम बंगाल में एक सीट देना भी मुनासिब नहीं समझा, राजनीतिक अपमान कर दिया। और कांग्रेस की कार्य संस्कृति को आप अपनाना चाहती हैं, चाहे योजना आयोग अथवा नीति आयोग हो, दोनों का मापदंड एक है और उस मापदंड के अनुरूप राज्य अपने विकास की चिंता करता है। राजनीति की चिंता करने से अच्छा है कि विकास की चिंता करें। माननीय नीतीश कुमार जी पूर्व के बैठक में भी नहीं गए हैं और जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं वो अज्ञानी हैं। वो लगता है कि अपने नेता जो उनके लापता रहे हैं मॉनसून सत्र में, उन्हीं का राजनीतिक इलाज कर रहे हैं। हमको स्मरण है कि राज्य के उप मुख्यमंत्री होने के नाते तेजस्वी यादव जी नीति आयोग की बैठक में भाग लिए हैं। लगता है कि दूरी बहुत। इस बीच आरजेडी ने तो नीति आयोग पर ही सवाल खड़ा कर दिया। नीति आयोग की बैठक पर आरजेडी के राज्यसभा सदस्य मनोज कुमार झा ने कहा कि नीति आयोग क्या है। एक शैक्षणिक अभ्यास के लिए पीएम मोदी ने एक बॉडी बना दी है। इन्हें योजना आयोग से क्या दिक्कत थी? सिर्फ इसलिए दिक्कत हुई क्योंकि ये नेहरू के जमाने से था। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ही तमिलनाडु, पंजाब, केरल और झारखंड के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने भी नीति आयोग की बैठक पर सवाल उठाए हैं। 2047 पे आप केंद्रित कर रहे हैं, आज पे केंद्रित नहीं कर रहे। आज जो महंगाई है, आज जो बेरोजगारी है, आज जो लोग परेशान हैं, उसकी आपको चिंता नहीं है। 2047 में आप जो लोग इस मीटिंग में बैठेंगे, क्या 2047 तक उनमें से एक भी आदमी है जो जिंदा रहेगा? और जहाँ तक 5 लोगों का ताल्लुक है, 5 मुख्यमंत्रियों का ताल्लुक है, जो बाइकाट कर रहे हैं बिल्कुल ठीक बाइकाट कर रहे हैं। बीजेपी का तो नारा ही है 2 इंजन की सरकार। 2 इंजन की सरकार का मतलब ही ये है, जहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी वहाँ पे फंड्स दिए जाएंगे,
जहाँ पे विपक्ष की सरकार होगी वहाँ पे कोई फंड नहीं दिया जाएगा। जो बजट पेश किया गया उसके अंदर बिहार और आंध्र दोनों को ब्राइब दी गई है, इसलिए कि वो एनडीए से अलग आना पड़ेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये विचार था, बुनियादी ढांचे का निर्माण किया इसने देश। देखिए, नाम कोई भी रखा जाए, सवाल ये है कि ये एक इम्पोर्टेंट योजना है और इसको इन लोगों को ईमानदारी के साथ करना है। किस स्टेट को कितना पैसे की ज़रूरत है, किस स्टेट को कितना पैसा देना चाहिए, उसको ठीक तरीके से करना चाहिए। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से लगातार डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। देखिए, अब इसमें मैं समझता हूँ बीजेपी को अगर ये लग रहा हो कि इंडिया ब्लॉक में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो दे आर मिस्टेक। एपिसोडिक कोऑर्डिनेशन और ना कोऑर्डिनेशन का होना एक अलग मसला है, लेकिन मर्म में हम सब इकट्ठा हैं। नीति आयोग है क्या भाई? एक एकेडमिक एक्सरसाइज के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक बॉडी बना दी। इसका हासिल क्या? 0/0, 0/सन्नाटा। प्लानिंग कमीशन से क्या दिक्कत थी? सिर्फ इसलिए ना कि नेहरू के जमाने से वो था, तो नेहरू के जमाने की तो बहुत सारी चीजें आप ढो रहे हैं। मजबूरी है आपकी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नेहरू के इमेजिनेशन के बगैर नहीं चलेगी। चाहे वो आप तीसरा टर्म ले लें, मैथमेटिकल रियलिटी से हकीकत नहीं बदलती। हकीकत बदलेगी जब आप पहलकदमियां क्या ठोस लेते। और वहां मैं नीति आयोग को फेलियर मानता हूं। इट्स अ फेल्ड आइडिया। तो जाहिर तौर पर आपको रिवाइव करना चाहिए। और इस जो 240 वाला मैंडेट है बीजेपी का, उसका भी संदेश यही है कि कलेक्टिव शुड बी रिस्टोर्ड। दरअसल नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से विकसित भारत 2047 दस्तावेज पर चर्चा की गई है। नीति आयोग की शीर्ष संस्था गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग के चेयरमैन हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की साझेदारी और सहयोग के जरिए गांव और शहरों में रहने वाली जनता की क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार लाने के लिए डिलीवरी मैकेनिज्म तैयार करने पर चर्चा की गई है। नीति आयोग ने एक बयान में ये भी कहा कि भारत $5 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और देश 2047 तक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करेगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में प्रतिस्पर्धाएं शुरू हो चुकी है। पहले दिन यानी 27 जुलाई को भारतीय शूटर से मेडल की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने निराश किया। 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट में भारत की दोनों जोड़ियां फाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकी। इला वेनिल वलारिवन और संदीप सिंह ने 12वें स्थान पर रहे। रमिता जिंदल और अर्जुन बाबूता ने 6ठा स्थान हासिल किया। रमिता अर्जुन ने कुल मिलाकर 628.7 अंक हासिल किए, जबकि इला वेनिल संदीप 626.3 अंक जुटा पाए। देखिए ये खास रिपोर्ट। टॉप 4 टीमें ही पहुंची फाइनल में। बता दें कि टॉप 4 टीमों ने ही 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट में मिडल राउंड के लिए क्वालिफाई किया। इस इवेंट का फाइनल 27 जुलाई को ही होना है। ध्यान रहे कि भारत के लिए आज सिर्फ यही एक मेडल इवेंट था। भारत की ओर से ओलंपिक गेम्स के पहले दिन मेडल जीतने का रिकॉर्ड वेट लिफ्टर मीराबाई चानू के नाम है। चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के पहले दिन सिल्वर मेडल जीता था। शूटिंग में भारत के 4 मेडल। भारत ने अभी तक निशानेबाजी में कुल 4 ओलंपिक पदक जीते हैं। पिछले 2 ओलंपिक में खाता खाली रहा, जिससे रिकॉर्ड 21 सदस्यीय भारतीय दल पर उम्मीदों का अतिरिक्त दबाव बढ़ गया। लेकिन इस बार ओलंपिक में पदार्पण करने वाले निशानेबाजों से भारी टीम पिछले प्रदर्शन के बोझ से मुक्त होकर शुक्रवार को फ्रांस के सैटोरॉक्स में निशानेबाजी प्रतियोगिता में होने वाली परीक्षा में सफल होने का लक्ष्य बनाकर उतरी। भारतीय राष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ टीम चुनने के लिए मौजूदा फॉर्म को तरजीह दी है और उसे उम्मीद है कि इस बार वे यहां पदक जीतेंगे। इसलिए ही कोटा विजेताओं को भी ट्रायल में उतारा गया, जिसमें कम अनुभवी संदीप सिंह ने 2022 के विश्व चैंपियन रुद्राक्ष पाटिल को पछाड़ दिया, जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में भारत के लिए कोटा हासिल किया था।
पाटिल ने NRAI को पत्र लिखकर ट्रायल में बरकरार रखने की बात रखी, लेकिन महासंघ अपने फैसले पर अड़ा रहा। मनु भाकर, ईश्वर प्रताप सिंह तोमर, अंजुम मौदगिल और इलावेनिल बलारिवान को छोड़कर अन्य सभी निशानेबाज पहली बार ओलंपिक मंच का अनुभव करेंगे। मनु भाकर, सिफ्त कौर से उम्मीदें। भारत 15 निशानेबाजी स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहा है। विश्व स्पर्धाओं में कई पदक जीत चुकी 22 साल की मनु टोक्यो ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफिकेशन में पिस्टल में आई खराबी से उबर नहीं सकी थी, लेकिन इस बार वह बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगे। वह 3 स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे, जिसमें 10 मीटर एयर पिस्टल, 25 मीटर पिस्टल और 10 मीटर पिस्टल मिश्रित टीम शामिल है। भारत को मुख्य रूप से चुनौती चीन से मिलेगी, जो विभिन्न स्पर्धाओं में 21 निशानेबाज उतार रहा है। एक अन्य महिला निशानेबाज सिफ्त कौर सामरा पर भी सबकी नजर होगी। इन्होंने एशियाई खेलों में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक जीता था। अनुभवी निशानेबाजों में से एक मौदगिल वापसी कर रही हैं और महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में सिफ्त के साथ खेलेंगी। 20 साल की रिदम सांगवान 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम 2 स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगी। स्पोर्ट्स डेस्क न्यूज। न्यूज नाउ में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।